हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया? पढ़ाई कर अच्छे से ना? चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तक हम लोग बात किए, लास्ट लेक्चर में बात होता किस पे? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़े थे कि कैसे किसी वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोई फिजिकल रिलेशन आपको दिया होगा, ठीक है, उसको डायमेंशनली चेक करने के लिए क्या कैसे किया जाता है डायमेंशनल चेक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, हेडिंग लगाते हैं। to check the dimensional correctness of a given physical equation, of a given physical equation। कोई फिजिकल इक्वेशन दिया होगा, उसको कैसे चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग को एक प्रिंसिपल समझना होगा। उस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सपोज आपके पास कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, उसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो उस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन। मान लीजिए आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। सपोज आपको कुछ ऐसा दिया है a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। अब एक इक्वेशन है ना, a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। अब इसमें आपका जो एक इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, वो फिजिकल आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से चेक करते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में आपका जितने टर्म्स है ना, इसमें टोटल टर्म कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, जितने भी टर्म आपको होंगे ना, वो सभी टर्म क्या होंगे? सभी टर्म्स के डायमेंशन पूरा सेम होंगे, तभी वो ऐड हो सकता है या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या स्टेटमेंट क्या होगा? किसका बोलिए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन, किसी फिजिकल एक्सप्रेशन में ऑल द टर्म्स शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसी एक्सप्रेशन में। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, समझ में आया? इसमें बोल सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी जो सेपरेट हुई है, ये जो सिंबल से जो सेपरेट हुई है, उन सभी का सेम डायमेंशन होगा। ए का जो डायमेंशन होगा वहीं बी का भी होगा, वहीं सी का भी होगा, वहीं डी का भी होगा। अगर इसमें से किसी एक का डायमेंशन अलग हो गया ना, तो फिर ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं मेरा बात? क्लियर हो पा रहा है? चलिए इसको आप एक एग्जांपल समझिए। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप पढ़े होंगे ना क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आता है ना, उसमें आपने ये पढ़ा होगा। अब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। और कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होता है वो अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करता है। अगर वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो नहीं करेगा तो फिर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि किसी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म हमको दिखाई देते हैं, ये जो प्लस माइनस इक्वल साइन ग्रेटर देन लेस देन की जो दिखेंगे, इन सभी के बीच में जो सपोज हम लोग के पास कोई टर्म ऐसा है a प्लस b माइनस c प्लस d इक्वल टू e प्लस f। तो देखिए ये प्लस माइनस के बीच में सब टर्म्स है ना, a b c d e f। तो इन सभी टर्म्स का
डायमेंशनल होना सेम होगा तभी जाकर के ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे या फिर इक्वल साइन लग पाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देख चेक कर लेते हैं कि क्या इसका डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन से बराबर है कि नहीं, ऐसा अलग अलग नहीं देखना है, u अलग की अलग नहीं, ये सिंगल टर्म हो गया है ना, ये एक सिंगल टर्म हो गया, ये पूरा एक सिंगल टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया, ठीक है। इसको सिंगली हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल लेकर के उसको मेंशन करेंगे, उसको चेक करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहां लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, s का डायमेंशन LHS एंड RHS अलग अलग चेक कर लेंगे। LHS में हमारा इस इक्वल साइड उसके इधर LHS, इसके इस साइड RHS। LHS में क्या है s, s क्या होता है याद कीजिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, वही जो लेंथ का होता है l। फिर RHS में आइए, RHS में क्या क्या दिया है हमारे पास, एक दिया है ut, ut का डायमेंशन क्या हो जाएगा, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम है, तो u का डायमेंशन क्या हो जाएगा वेलोसिटी है ना, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी जो है तो हो जाएगा lt माइनस 1, ये हो जाएगा lt माइनस 1 u का, और t का क्या हो जाएगा टाइम का t हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से l और ये दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा t 0, मतलब सिर्फ सिंगल l ही आएगा, t दोनों अगर बेस से मैं पावर ऐड कर रहा है -1 + 1 0 हो जाएगा, t का पावर 0 1 बन जाएगा, तो सिर्फ l बचेगा। जो टर्म सेकंड टर्म था जो ut था उसका भी डायमेंशन कितना आया l आया। थर्ड टर्म देखते हैं हाफ at², ठीक है हाफ at², तो हाफ at² में आप समझिए हाफ तो चला गया, हाफ तो डायमेंशन लेस होता है ना, ठीक है कोई भी हमारे पास जो कांस्टेंट था उसका कोई डायमेंशन नहीं था, डायमेंशन लेस होता है, तो ये हाफ तो चला गया, हाफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को किसका चेक करना है at² का, at² ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एंड वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो टाइम एक पहले से भी है और एक आया किससे, एक आया वेलोसिटी से, समझ पाए कि नहीं। वेलोसिटी ये देखिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, 1/t अलग रखिए और v को अलग रखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/t इधर आ और v बाहर, तो v इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो जगह डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और पहले से 1/t है तो कितना बन जाएगा d/t² बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन पूरा कितना बन जाता है lt-2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a का lt-2 और साथ में मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे t² बेस से में पावर ऐड हो जाएगा 2 - 2 0 t के पावर 0 1, तो यहाँ पे सिर्फ फिर से मिलेगा कितना l। तो आपने क्या देखा, आपके पास ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था और ये थर्ड टर्म था, ठीक है। ये जो सिंबल यूज करते हैं हम लोग प्लस माइनस इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन, ये सब जो सिंबल यूज होता है उस बीच में आपको टोटल कितना टर्म लिख दिया, दो हमारे पास सिंबल था उसके बीच में हमारा तीन टर्म था, तीनों टर्म हमारा देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों साइड, इधर भी l है इधर भी l है इधर भी, तीनों का डायमेंशन क्या है l ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो इक्वेशन यहां लिखाएगा दिस इक्वेशन दैट s = pt + half at² इज डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट कहलाएगा। समझ में आया बात, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है तरीका किसी भी इक्वेशन को चेक करने का, ठीक है। उसमें एक टर्म आप यूज करेंगे जब भी ये हम पढ़ेंगे ना डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं कोई इक्वेशन, उसको चेक करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसका सभी टर्म प्लस और माइनस सभी हो सकता है, ठीक है, जब उन सभी का डायमेंशन क्या हो सेम हो, ठीक है। समझ पा रहे बात, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं हम लोग को दिया है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एक क्वेश्चन चेक कीजिए 3/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 mv², इसको चेक करते हैं कि इसका डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं दोनों साइड। LHS क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, याद है आप लोगों को ml²t - 2 होता है, ठीक है। फिर RHS में आ जाता है, RHS में चेक कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा mv², क्या हो जाएगा m का हो जाएगा वही कैपिटल M, v² का क्या हो जाएगा l/t का होल स्क्वायर, मतलब mlt - 1 का होल स्क्वायर
मतलब वही हो जाएगा m1l2t-2 हो जाएगा। ठीक है, तो LHS और RHS क्या देखें आप, ये तो दोनों डायमेंशनली दोनों सेम है, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो क्या हमारा जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 mv2 क्या सही इक्वेशन है, क्या फिजिकली ये करेक्ट इक्वेशन है? नहीं है। यहां से क्या कंक्लूजन निकाले हम लोग बताइए? कंक्लूजन ये निकला कि कोई ऐसा गारंटी नहीं दे सकते कि कोई अगर आपका फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं? क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला में जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई 3/2 डाले या फिर एक्चुअली काइनेटिक क्या होता है हाफ mv2, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होता है ना। तो हाफ पे यहाँ पे 3/2 पुट कीजिए, 5/7 चाहे 10/3 पुट कीजिए, तो वो तो उसका डायमेंशनली तो हमेशा करेक्ट ही दिखाएगा। लेकिन क्या ये फिजिकली करेक्ट है क्या? 3/2 mv2 फॉर्मूला होता है क्या काइनेटिक एनर्जी का? नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन क्या निकाले कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट तो है, कोई गारंटी नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं ऐसा लिख दूं, आप पढ़े v u + at आप पढ़े नहीं, सॉरी 80, लेकिन मैं ऐसा कर दूं v 2u + 80, तो क्या ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है? ठीक है, पहले चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट है कि पहले चेक करते हैं। डायमेंशनली करेक्ट है कि कैसे चेक करेंगे? इसका एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा? lt-1। सेकंड टर्म इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो है 2, तो डायमेंशनलेस होता है, 2 तो होगा नहीं, 2 का कुछ नहीं होगा, डायमेंशनलेस है। तो u का कितना आ जाएगा? lt-1 है ना, और इसका भी कितना आ जाएगा? at a है तो ये जाएगा lt-2 देन t है, तो ये सब तरह से कितना आ जाएगा? lt-1 ही बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों का डायमेंशन क्या है? सेम है ना। लेकिन आप यहां पे लिख सकते हैं कि द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप ऐसा लिख सकते हैं कि द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट क्या फिजिकली करेक्ट है क्या? एस v 2u + at कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता है ना। समझ पा रहे हैं? इसलिए ये चीज ध्यान देंगे कि कोई अपने यहाँ पे एक नोट में लिख लेंगे, नोट बना करके कि और इक्वेशन द इक्वेशन नहीं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन शुड नॉट गारंटी दैट इट इज फिजिकली करेक्ट, है ना। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट भी होगा, बोल के ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसको मैं लिखवा दूंगा पॉइंट वाइज। ठीक है, बट इतना समझ में आ रहा है क्या? हम लोग क्या क्या पढ़े कि कोई हम लोग पढ़ने गए थे कि डायमेंशनली करेक्ट चेक करना है कोई इक्वेशन की, फिजिकल इक्वेशन कोई डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। उसको पढ़ने के लिए हम लोग पहले एक टर्म इंट्रोड्यूस किए, क्या चीज? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो क्या कहता है कि कोई भी टर्म तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर इक्वल साइन दे सकता है जब दोनों सभी टर्म क्या हो? इक्वल डायमेंशन के हो, सभी का डायमेंशन सेम हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? वहां से आपने s + हाफ रेडियस का चेक कर दिया, यहां लिखा है यहां पे इट इज डायमेंशनली करेक्ट, और ये फिजिकली भी करेक्ट था, s = हाफ रेडियस होता भी है। लेकिन इसमें कोई छेड़खानी कर दे, यहां पे कर दे 3/2 at², फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यही बात अभी तक पढ़े हैं, समझ में आया? क्लियर हुए? और ये चीज समझे, ये तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से बराबर हो, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से बराबर हो, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन से बराबर हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे ये L है, यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी L है, तो सर लोग L = L + L 2L, ऐसा नहीं करना। ठीक है, L = L + 2L नहीं करना, हम लोग बस अलग अलग टर्म को देखना है कि क्या उसका डायमेंशन सेम है कि नहीं। इन लोगों को ऐड करके नहीं चेक करना है, LHS = RHS नहीं प्रूव करना हम लोग को। ठीक है, तब तो ये गलत हो जाएगा, फिर L = 2L हो ही नहीं सकता। आप लोग को हर एक टर्म को देखना है, टर्म सब देखना है, याद करेंगे कि टर्म ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हर एक सिंगल टर्म के ऊपर ध्यान देना है। उन सभी का डायमेंशन अगर सेम आ गया तो वो फिर डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकते हैं कि अगर आपका
एडिशन करना है या फिर कोई सब्सट्रैक्शन करना है किसी इक्वेशन का, वो तभी कर सकते हैं जब सभी टर्म का डायमेंशन क्या हो, सेम सेम हो। ठीक है, समझ पा रहे बात? चलिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स सब है उसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी can be added or subtracted only if they have the same dimension। है उसी को वर्ड में लिखा गया है, जो मैंने a प्लस b को c प्लस d लिखा था उसी चीज को इसमें वर्डिंग में लिखा गया है। ठीक है, सेंटेंस में लिखा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। तभी ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन लोग क्या हो, सेम डायमेंशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? एंड इसी को क्या बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए और कुछ कुछ पॉइंट्स बना लिखेंगे स्टार मारते हुए, चाहे ए बी सी डी लिख लेते हैं। सपोज यहां लिखेंगे a प्लस b and a minus b are meaningful if a and capital B have same dimension, ये तभी हो सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं मास को टाइम से माइनस कर दिए, चाहे ऐड कर दिए 5 kg मास प्लस 10 सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर मास है, अगर केजी में है तो ये भी केजी में ना पड़े, तभी वो ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये तो आप सिंपल वे में जानते हैं कि क्या आप 5 मीटर माइनस 10 सेकंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, मैं 5 मीटर चला और वो 10 सेकंड उसके घड़ी में बज रहा था, 10 सेकंड हुआ था, तो क्या मैं कितना दूर गया, चाहे कितना मेरे को कितना टाइम लगा, सॉरी मेरे को कितना ये लगा, सपोज मैं बोलूं कि 5 मीटर प्लस 10 सेकंड करने के लिए, क्या ये कर सकते हैं हम लोग? नहीं ना। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर? नहीं कर सकते ना। हम लोग दोनों को सेम सिस्टम ऑफ यूनिट रखना पड़ेगा, साथ में दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये दोनों सेम फिजिकल, टाइम और ये लेंथ नहीं ऐड कर सकते हम लोग, टाइम को टाइम के साथ ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात लिखा गया है। बी नंबर पॉइंट बनाएंगे, इफ a is equal to b है, if a is equal to b is a correct relationship, अब ये करेक्ट रिलेशनशिप अगर है, if a is equal to b is a correct relationship, मतलब क्या है, then हम क्या कह सकते हैं, then a and b have same dimension, अगर a equal to b करेक्ट है तो हम बोल सकते हैं कि a and b का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सिंपल बात है, कुछ ज्यादा टर्म्स में नहीं। और लिखेंगे क्या,
all trigonometry trigonometric ratio logarithmic and exponential functions are dimensionless. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। जैसे आपको दिया हो y sin थीटा, अब y का डायमेंशन पूछे क्या कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा m0 l0 t0, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, समझ में आया क्या, y sin थीटा और y का डायमेंशन कोई पूछे, हम जानते हैं y a b तभी हो सकता है जब इसका डायमेंशन सेम हो, और हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो y क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको दिया रहेगा y सपोज log x बेस में इसका डायमेंशन कोई पूछे तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 हो जाएगा, ये डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे एक चीज और फिक्स करेंगे, सपोज y sin 4x दिया और पूछ रहा है कि बताइए डायमेंशन ऑफ y एंड x एंड y का डायमेंशन पूछ रहा है, तब क्या करेंगे इसमें, तो y आप समझ गए कि ये जो फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान देंगे जो अंदर में जो देता है ना, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, साइन के अंदर जो बंद करते हैं ब्रैकेट के अंदर उसको आर्गुमेंट बोला जाता है, आप मैथ में सुनेंगे ये सब टर्म, लेकिन बस इतना समझिए इसका अंदर वाला चीज भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। जैसे इसमें log के ऊपर कुछ ऐसा फंक्शन दे दे e की पावर x स्क्वायर है ना, तो एक तो log पूरा डायमेंशनलेस हुआ ही, साथ में जो a भी है ना अंदर का चीज वो भी डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, ये भी डायमेंशनलेस हुआ, अंदर का चीज भी डायमेंशनलेस हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है, जैसे आपसे कोई इक्वेशन दे y e के पावर x स्क्वायर माइनस t, ठीक है, और बोल दे कि यहां पे बताइए y का डायमेंशन और x का डायमेंशन, तो यहां पे ध्यान देंगे ये जो पूरा टर्म दिख रहा है ये तो डायमेंशनलेस होगा, तो y लिखेंगे क्या है, m0 l0 t0। ठीक है, और कोई पूछे x स्क्वायर माइनस t, जहां पर t टाइम है सपोज, इसका डायमेंशन बताइए, तो ध्यान देंगे एक चीज पर ध्यान देंगे कि ये दोनों तो डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस t अगर सब्सट्रैक्ट हुआ है तो इसका डायमेंशन क्या हुआ होगा, सेम हुआ होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या, एक एग्जांपल दे रहा है बस समझाने के लिए, बस एक छोड़िए, इतना ध्यान मत दीजिए इस पे, बस ऐसे कुछ दिया हो सपोज at माइनस b ऐसे कुछ दिया है, अब कोई पूछे कि इसका डायमेंशन बताइए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे a b का डायमेंशन बताइए, तो बस इतना ध्यान देंगे पूरा टर्म क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, बस ये सब सिखाने चाह रहा हूं मैं, अंदर में जो चीज साइन मैंने दिया वो भी डायमेंशनलेस होता है, ये खुद ही डायमेंशनलेस होता है, ये भी पूरा डायमेंशन होता है, अंदर में भी डायमेंशन होता है, ये e का पूरा टर्म जो देता है वो भी डायमेंशनलेस, सॉरी ये वाला e का पूरा e के पावर समथिंग पूरा दिया ये सब पूरा टर्म डायमेंशनलेस होता है, और ऊपर में जो दिया था वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा आपको फ्यूचर में तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये पॉइंट हो गया सबका, ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। चलिए धीरे धीरे देखिए, क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पॉइंट लिखते हैं, 3 नंबर लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ द अबव फंक्शन आर आल्सो डायमेंशनलेस। अभी बोला था ना आर्गुमेंट किसको बोलते समझ में आ रहा है ना, arguments of the above function are also dimensionless। ठीक है, आर्गुमेंट अभी जस्ट बताया ना, साइन के अंदर जो होता है चाहे log e के पावर समथिंग वो सब आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये है टोटल आपका
4 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं कि आप कितना समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। ये चीज एक क्वेश्चन लेके समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन लिया जाए, इसको ऊपर मिटाता हूं मैं। क्वेश्चन ऐसा है, सपोज दिया है क्वेश्चन में दिया आपको इफ given equation is dimensionally correct, मान लीजिए इक्वेशन दिया है डायमेंशनली करेक्ट है, देन फाइंड, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज इक्वेशन दिया है f इक्वल टू a प्लस टी स्क्वायर बाय b, ऐसा एक इक्वेशन दिया है और ये बोल रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a एंड b का डायमेंशन बताना है क्या। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ये चीज सीखेंगे अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं। आप देखिए, ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे समझने का। इसमें बहुत कुछ हुआ है। पहले तो आप बताइए जो इसमें जो टर्म है वो कितना टर्म है टोटल, एक ये वाला, एक टोटल ये वाला। इसमें भी देखेंगे ये दोनों अलग से ऐड हुआ है, a प्लस टी स्क्वायर एक टर्म ऐड हुआ है और फिर f इक्वल टू एक टर्म दिखाया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो इतना हम बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन, ये पूरे का डायमेंशन और इस f का डायमेंशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज और, f एंड t, f क्या है यहाँ पे, f आपका फोर्स है और t क्या है, टाइम, ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, फोर्स एंड टाइम। तो हम लोग देख सकते हैं ये a इक्वल टू b तभी हो सकता है जब a एंड b का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो f इज इक्वल टू पूरा ये टर्म है, ये टर्म एंड ये टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और एक चीज क्या लिखते हैं, a plus b and a minus b are meaningful if a and b have same dimension। तो ये a plus b और a minus b तभी लिख सकते हैं जब उसका डायमेंशन क्या हो दोनों का, a and b का डायमेंशन सेम हो। तो a plus t स्क्वायर लिखा गया है ऊपर में, मतलब ये तभी ऐड हो सकता है जब इसका a का डायमेंशन और t स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ रहा है, दो टर्म तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे a प्लस b या फिर a माइनस b, यहाँ पे तो अभी दिख रहा है a प्लस t स्क्वायर, ये तभी दोनों ऐड होंगे जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, मतलब a का डायमेंशन और इस t स्क्वायर डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहाँ से a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, इस t स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। और t स्क्वायर कितना, कैपिटल T स्क्वायर, ये है डायमेंशन। तो a का डायमेंशन तुम्हारा कितना हो जाएगा आंसर में, a का डायमेंशन t स्क्वायर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। फिर अब हम लोग बोल रहे हैं ये पूरे का डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, अभी सेकंड नंबर पे ध्यान दे रहा हूं, सेकंड बिट हम लोग निकालना है b। तो b कैसे निकलेगा, पूरे का डायमेंशन कितना होगा, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है m1 l1 t के पावर -2। यहां पे इस टर्म का डायमेंशन कितना निकला, देखिए मैं बोला था जोड़ना नहीं है, अगर यहां t स्क्वायर निकल गया तो क्या t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, ध्यान देंगे इस चीज को। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दोनों डायमेंशन टी स्क्वायर बनेगा, क्योंकि तभी ऐड हो सकते हैं जब दोनों डायमेंशन क्या हो, सेम हो। लेकिन क्या मैं इसको ऐड करके अब बी इसी से देते हैं, क्या इसको ऐड करके 2t स्क्वायर लिख दूंगा ना, सिर्फ ऊपर में टी स्क्वायर ही रहेगा। इस बात से कौन कौन सहमत है कि ऊपर में सिर्फ टी स्क्वायर रहेगा और नीचे में बी रहेगा, समझ में आ रहा है क्या, बोल रहे हैं ना टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ऐड नहीं कर रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग डायमेंशन चेक कर रहे हैं, ऐड नहीं करना उसको, ठीक है। जैसे आप कोई चीज ऐड करते हैं, सपोज 5 मीटर प्लस 10 मीटर, तो उसमें मैग्नीट्यूड ऐड होता है, 5 प्लस 10 होता है 15, लेकिन वो तो मीटर ही रहता है ना। वैसे ही हम डायमेंशन अलग अलग चेक कर रहे हैं, इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन, ऊपर में डायमेंशन जो है वो टी स्क्वायर ही तो है, a का भी टी स्क्वायर है, b का भी टी स्क्वायर है, तभी तो दोनों a प्लस b ऐड हो पाएंगे, नहीं तो ऐड नहीं हो पाते। लेकिन उन लोगों का डायमेंशन क्या देगा, अगर ये मान लो ये लेंथ
होता कुछ, ये लेंथ होता, तो l प्लस l लेंथ ही ना देगा, लेंथ का डायमेंशन मिलेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? समझ पा रहे हैं? जैसे आप ऐड करते हैं, सपोज कि आप बोर्ड, एक बोर्ड है उसका लेंथ आपको ऐड करना है, ये सपोज 3 मीटर है, ये सपोज 4 मीटर, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या करते हैं 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर ऐसे ही करते हैं ना, 2l प्लस b। लेकिन आपको पेरीमीटर का जो रिजल्ट आता है वो तो लेंथ में ही आता है ना। अब समझ में आया? अलग बात हम लोग सभी को ऐड कर रहे हैं, l प्लस l प्लस l प्लस l, 4l नहीं हो जाएगा, बल्कि हम लोग का आंसर जो मिलेगा वो लेंथ में ही मिलेगा, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए t और a और t का डायमेंशन सेम है, रिजल्ट जो आएगा वो t स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये हमारा बन जाएगा टोटल। अब b निकालना है, इसका कितना आएगा b निकालने के लिए ये t स्क्वायर आ जाएगा ऊपर में, a डिवाइड हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, यहां से m ऊपर जाएगा तो कितना m माइनस 1 l माइनस 1 और t जाएगा ऊपर तो t प्लस 2 हो जाएगा, t पहले से तो प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा m माइनस 1 l माइनस 1 t के पावर 4। ये है b का डायमेंशन। समझ में आया? a एंड b का डायमेंशन कैसे निकाला जाए, यही तरीका से हम लोग ये सब चीज करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आएगा, धीरे सब समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। अच्छा ये बताइए आपको, थीटा जो लिखते हैं, दो हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पढ़े थे, एक प्लेन एंगल एक सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होता है याद कीजिए, किसी आर्क लेंथ का ऐसा हमको सेट अप सबटेंडेड है हम लोग किसी सेंटर पे सर्कल के, इसका रेडियस r है, इसका लेंथ l है और ये थीटा होता था, तो थीटा r और l में क्या रिलेशन होता था, थीटा इक्वल टू होता था l बाय r, ये होता था ना। यहां से अब थीटा का यूनिट क्या लिखते थे, ऐसा यूनिट ऑफ थीटा क्या होता था, रेडियन। लेकिन कोई पूछे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ थीटा, इसका डायमेंशन प्लेन एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ कट के कितना, लेंथ के पावर 0, मतलब ये डायमेंशन लेस हो जाएगा l0 l0 t0। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, बट डायमेंशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? ये चीज याद रखेंगे, सॉलिड एंगल का भी वही होगा। ठीक है, एरिया का स्क्वायर बाय r स्क्वायर करते हैं, तो वही करके m0 l0 t0 भी देगा। ठीक है, ये सब थोड़ा बात याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक एग्जांपल और लें। सपोज आपको दिया है, आप एक खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू सपोज दिया है a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई, ये अंदर में आर्गुमेंट है, sin के साथ अंदर में आर्गुमेंट। ठीक है, sin 4x प्लस 3 sin 3x माइनस 1, ये सब क्या है, अंदर का आर्गुमेंट, 3x माइनस 1 आर्गुमेंट कहलाता है। तो हम लोग को टोटल किया a y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई। ठीक है, here where x and y are displacement, x y क्या है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और t क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या निकालना क्या है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a ओमेगा k एंड फाई, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, इन चारों चीज का। एक खुद से ट्राई करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, हल्का सा हिंट दूंगा। देखिए यहां से देखेंगे, हमने क्या कहा था, दो डायमेंशन, दो चीज तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका डायमेंशन और इसका पूरा का डायमेंशन सेम। ठीक है, अच्छा साइन का डायमेंशन क्या होता है, साइन फंक्शन का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब यहां से अगर a का डायमेंशन तो इसका कितना आएगा, y एक डिस्प्लेसमेंट है, y एक डिस्प्लेसमेंट, तो y का डायमेंशन कितना l होगा, a का तो निकालना है, और साइन का पूरा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, m0 l0 t0। तो इसका यहां से a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, सिर्फ l हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर जाएंगे, ये टर्म पूरा डायमेंशन लेस होता है, ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई, ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे। ठीक है, डायमेंशन लेस होंगे, तो यहां से ये सभी टर्म डायमेंशन लेस होंगे, तभी तो सब ऐड होकर डायमेंशन लेस मिलेगा। ठीक है, हम लोग ऐड कर रहे हैं सभी को, तो
अगर मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट का डायमेंशनलेस आ रहा है, ठीक है, किसी चीज को ऐड जैसे लेंथ प्लस लेंथ ऐड करके लेंथ ही मिलता है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं ना अगर ये लेंथ मिला है तो सभी लेंथ होंगे, तो अगर डायमेंशनलेस मिला तो सभी डायमेंशनलेस होंगे तीनों टर्म, तो ए भी डायमेंशनलेस होगा, ए भी डायमेंशनलेस होगा, ए भी डायमेंशनलेस होगा, तो फाई आंसर कितना होगा डायमेंशनलेस। यहां से ओमेगा निकल ओमेगा टी डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस को कैसे लिखते हैं m0 l0 t0, तो ओमेगा t m0 l0 t0 हो जाएगा, ओमेगा कितना आ जाएगा m0 l0 t0 डिवाइड बाय t क्या है टाइम है, डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर जाएगा t -1 बन जाएगा आंसर, बता ही दिया, ठीक है। फिर भी आपने से एक बार ट्राई मारेंगे इस क्वेश्चन को फिर से, ठीक है, एक बार अभी लेक्चर पॉज करेंगे, हम पीछे जाएंगे, पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार ट्राई मारेंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू।